बार फिर आप सभी का स्वागत है पीई एंड स्पोर्ट्स में। आज हम एक बड़ी महत्वपूर्ण कंडीशनिंग थियरी के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने अधिगम के कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ मीनिंग्स के बारे में बात की थी, और आज उन्हीं में से एक थियरी, कंडीशनिंग की एक बड़ी थियरी के बारे में हम बात करेंगे, जिसे पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी कहा जाता है, और कई बार इसे रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आप इसे कंडीशनड रिफ्लेक्स के रूप में भी देखेंगे। और पेवलोव जो एक रसियन फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था, और एक्सीडेंटली यहाँ पे टर्म इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इवान पेवलोव जो रसियन फिजियोलॉजिस्ट थे, वो बेसिकली फिजियोलॉजी से रिलेटेड थे, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी में उन्होंने इतना बड़ा नाम अपना किया इस थियरी को देने के बाद। तो 1890 के जो दशक में बेसिकली उन्होंने, इवान पेवलोव ने वे बेसिकली डाइजेशन पे काम कर रहे थे, और डाइजेशन के काम करने की वजह से ही उन्हें वहाँ पे भी नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। और बेसिकली उन्होंने एक्सीडेंटली कुछ एनिमल्स के बिहेवियर को देखते हुए उन्होंने देखा कि अधिगम कुछ, जब उन्होंने बार बार किसी के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया, और जो एक डॉग के बिहेवियर को बेसिकली उन्होंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है, और अपनी थ्योरी में उन्होंने इसी चीज़ का जिक्र किया, और उसी के बिहेवियर को देखते हुए उन्होंने अधिगम की एक थियरी को बनाया। और वो किस तरह से हम देखेंगे कि कौन, एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने उसे किया। और हम अधिगम बेसिकली, ये हुआ तो एनिमल्स पे था, लेकिन मैं कहूँगा कि ये ह्यूमन पे भी ये आराम से आप इसे कई ऐसी कंडीशनिंग होती है जहाँ पे आपको किसी बच्चे को आदत दिलवानी है, किसी ह्यूमन को भी अगर किसी चीज़ की हैबिट देनी है, तो कई बार आपको कंडीशनिंग, बेसिकली यहाँ पे जो क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो रही है, इसका यूज़ करके आप एक बेहतर कंडीशनिंग वहाँ पे कर सकते हो। तो 1897 में बेसिकली इवान पेवलोव ने इसे पब्लिश किया था, इस क्लासिकल कंडीशनिंग की थियरी को। और मैंने जैसे बताया, रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, और डाइजेशन पे काम करने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। अगर हम बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट्स के हिसाब से देखें, तो एक इसका अर्थ ये कह सकते हैं कि इस थ्योरी को बेसिकली हैबिट के फॉर्मेशन के लिए किया गया। और जब भी आप कंडीशनड रिफ्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे, मतलब रिफ्लेक्सेस का मतलब जो ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में ना हो, बियॉन्ड द कंट्रोल हो, और वहाँ आप कोई ऐसी कंडीशनिंग करना चाहते हो, किसी को कुछ सिखाना चाहते हो, किसी को की आदत डलवाना चाहते हो, तो उस तरह के फॉर्मेशन के लिए भी यहाँ पे इस तरह का व्यू पॉइंट उन्होंने रखा था। अगर हम कंडीशनिंग को जानें, तो एक सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि दो टर्म से जुड़ा हुआ होता है, स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स। अब स्टिमुलस क्या है, जहाँ पे हम हिंदी में इसे उद्दीपन कहते हैं, और उद्दीपन जो है वो अनुक्रिया के साथ जुड़ा जब होता है। अनुक्रिया मतलब जो आप रिस्पॉन्ड करते हो बेसिकली। तो स्टिमुलस क्या है, उद्दीपन क्या है, या उद्दीपक भी कई बार कहा जाता है, और अनुक्रिया क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम आगे जब इस वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरह से ये दो टर्म को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो कंडीशनिंग वहाँ पे इन दोनों शब्दों को जोड़ के बेसिकली हो सकती है। और पेवलोव ने भी यही कहा था कि उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच जब संबंध हम देखते हैं, तो वही आपका अनुबंधन या कंडीशनिंग कहलाती है। आगे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखें, कि इस कहानी को सुनने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना चाहिए कि न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है। न्यूट्रल स्टिमुलस को समझना ज़रूरी है, कि जैसे एज एग्जांपल, अगर कोई ऐसा स्टिमुलस है, कोई ऐसी चीज़ है जिसे देख के हमें कोई किसी भी तरह का हम रिस्पॉन्स नहीं करते, जब ज़ीरो रिस्पॉन्स जहाँ पे होता है, तो उस तरह का उद्दीपन बेसिकली वहाँ पे आप न्यूट्रल स्टिमुलस के रूप में देखते हैं। कंडीशनड स्टिमुलस का मतलब है ऐसा स्टिमुलस है जिसकी आदत हमें नहीं डलवाई है अभी तक, या हमने उसको बार बार, हमें किसी के सामने एक ऐसा स्टिमुलस नहीं रखा है जिसकी आदत किसी को नहीं है, ये रिस्पोंडेंट को उसकी आदत नहीं है, तो वो स्टिमुलस अनकंडीशनड होगा। और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स भी वही होगा जो कि जहाँ पे किसी भी तरह की कंडीशन नहीं होती, जहाँ पे किसी भी तरह का अभ्यास नहीं होता, और आप रिस्पॉन्ड किए जाते हो, तो वो एक तरह का नेचुरल रिस्पॉन्स, वही नेचुरल रिस्पॉन्स कहलाता है बेसिकली। तो वही प्राकृतिक रिस्पॉन्स। जैसे सबसे छोटा सा एग्जांपल, अगर कोई खाने की चीज़ हमारे सामने आती है, तो हमारा जो सलाइवा है वो बेसिकली सिक्रेट होने लगता है, तो ये नेचुरल रिस्पॉन्स हमारा वहाँ पे होता है। कंडीशनड रिस्पॉन्स अब क्या होता है, जहाँ पे हमने उससे कोई अभ्यास किया और आदत दिलवा के हमने किसी तरह की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया को वहाँ पे जागृत किया है या बनाया है, तो वो बेसिकली कंडीशनड रिस्पॉन्स कहलाता है। ये सारे टर्म इस कहानी के अंदर यूज़ होने वाले हैं जो पेवलोव ने अपने थियरी में बताई थी, तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों का जिक्र करते हुए चल रहा हूँ। अब यहाँ पे
इस स्लाइड को मैं दोबारा एक बार आपके सामने लेके आऊँगा। पहले हम चलते हैं एक बार इस कहानी की ओर। जैसे आप सबसे फर्स्ट स्लाइड में अगर देख पाएँ तो पहला जो इसमें डॉग जो है वो बंधा हुआ है और सामने एक स्क्रीन लगी हुई है और पेवलव ने उनको उस डॉग को बहुत दूर से जो है ऑब्ज़र्व किया है किसी, और इसको ऑब्जर्वेशन स्क्रीन भी कह सकते हैं कि जहाँ से आप उस डॉग को ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने एक ट्यूब उसमें लगाई गई ताकि वो जो सलाइवा का जो कलेक्शन है वो एक प्रॉपर एक रूप में इकट्ठा हो पाए एक बावल में, और वहीं पे खाना भी उसके सामने रखा है। तो जब जब खाना रखते हैं तो सलाइवा जब जब सिक्रेट होता था तो वो ड्रॉप्स जो हैं सलाइवा की सिक्रेट होते होते वो उस ट्यूब से होते हुए उस बर्तन में गिर जाती थी और उसको आप वो मेज़र कर पाते थे। तो जब सबसे पहले जो कहानी का जो सबसे मैं अगर छोटे रूप में अगर इसे बताना चाहूँ तो एक कंटेनर में जब आप खाना रखते हो तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, हर किसी में सेलिवेशन होता है। तो वो सलाइवा का सिक्रेशन होना बेसिकली एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जिसकी हम बात करते हैं। और जो स्टिमुलस के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है फूड। यहाँ पे जो फूड है, जो खाना है, वो स्टिमुलस है। और इस समय जो स्टिमुलस है वो बेसिकली आपका कंडीशन नहीं है, आप सिखा नहीं रहे हो उसको, इस स्टिमुलस को। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है कि जब भी खाना, क्योंकि नीड है, ड्राइव है हमारी, तो उसको देखते ही हमारा सेलिब्रेशन होने लगता है। तो ये बेसिकली फूड आपका स्टिमुलस होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरी चीज़ यहाँ पे अब आ जाती है जिसको हम बेसिकली जो इवन पेवलव थे उन्होंने वहाँ पे उसको मेट्रोनोम को यूज़ किया था। मेट्रोनोम एक काइंड ऑफ बेल कह सकते हैं जो कि लगातार एक तरह की धुन में बजती रहती है। बेल की तरह भी हम उसको देख सकते हैं कि एक घंटी है। उस घंटी को बजाते हुए हम पेवलव ने यहाँ पे कुछ उसको एसोसिएट करने की कोशिश की थी। और मनोवैज्ञानिक जो पेवलव थे उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि पर ही इस प्रयोग को किया था बेसिकली। पेवलव ने जो है बेसिकली कुत्ते को पहले भोजन दिया और भोजन देने से जो उसका सलाइवा नेचुरल रिस्पॉन्स के रूप में उन्होंने देखा। उसके बाद पेवलव ने कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाई कई बार, और यह प्रक्रिया वो कई दिनों तक इस तरह से उसने दोहराई। जैसे ही खाना देने जाता था तो उससे पहले वो घंटी बजाई जाती थी और कुत्ते के मुंह में लार लाने का प्रयास किया जाता था। प्रयास क्या किया जाता था, बेसिकली वो नेचुरल रिस्पॉन्स होता था। और ये ऑब्ज़र्व किया जाता था कि क्या घंटी जब बजाई जाती है और बार बार एक हफ्ते तक या कुछ दिनों तक रेपिटेडली जब उस तरह के काम को किया जाता था, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें कि बेसिकली जो पहला बिफोर कंडीशनिंग जो हम कह रहे हैं कि जब तक हमने उसको आदत नहीं दिलाई है, उससे पहले क्या हो रहा था, जहाँ पे पेवलव ने फूड रखा उसके सामने कंटेनर में, तो सिर्फ जो है लार टपकने लगती थी। और घंटी चाहे उस समय घंटी बजाओ या ना बजाओ, वहाँ पे सेलिब्रेशन का किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स कुत्ते के द्वारा नहीं होता था। तो वो न्यूट्रल रिस्पॉन्स के रूप में, न्यूट्रल स्टिमुलस के रूप में बेसिकली बेल वहाँ पे या मेट्रोनोम वहाँ पे होता था। जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग की अगर हम बात करें, जब रेपिटेडली आप उसको देते थे तो वहाँ पे आपके पास दो तरह के जो है स्टिमुलस होते थे। पहला जो है फूड और दूसरा जो होता था वो बेल। अब जो अनकंडीशनड जो स्टिमुलस था बेसिकली, वो अब कंडीशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हो आप। इसका मतलब जब बेल बज रही है और जब आप दे रहे हो तो उनका अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अभी फूड दिख रहा है तो इसीलिए सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन बेल दिखने से सेलिब्रेशन नहीं हो रहा। लेकिन बार बार जब दिनों तक जब आप बेल बजाते हो तो कुत्ते को यही लगता है कि जब बेल बजती है तो इट मीन्स कि खाना आने वाला है, तो इट मीन्स कि सेलिब्रेशन की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो आफ्टर कंडीशनिंग अगर आप देखें तो वहाँ पे कंडीशनड रिस्पॉन्स के रूप में बेल आपके सामने कंडीशनड स्टिमुलस होता है, जिसको सिर्फ बेल बजाने से भी कुत्ते को यही लगता है कि खाना आने वाला है और सेलिब्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, भले ही वहाँ पे आप फूड रखो या ना रखो। तो इस तरह की जो प्रोसेस थी बेसिकली वहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग की जो बेसिकली अनुबंध जो उन्होंने बनाया था बेल और फूड के बीच, उस तरह के क्लासिकल कंडीशनिंग, इसीलिए हम इसे यहाँ पे कहते हैं। बिफोर कंडीशनिंग आप देख रहे हो न्यूट्रल स्टिमुलस, और वहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब ये है जो बेल है उसका कोई रिस्पॉन्स वहाँ पे नहीं देखने को आपको मिल रहा था। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में देखें तो न्यूट्रल स्टिमुलस जो है आप उसको अनकंडीशनड है, वो अभी आपने उसकी आदत नहीं दिलवाई है, इसीलिए वहाँ भी आपको अनकंडीशनड रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है। लेकिन जब रेपिटेडली या कंसिस्टेंटली जब आप उसको करते जा रहे हो तो वहाँ पे ड्यूरिंग कंडीशनिंग बेसिकली आपके पास वो आप उस तरफ उसको लेके जा रहे हो जहाँ पे उसको आदत पड़ने वाली है बेल को सुनने की भी।
आफ्टर कंडीशनिंग अगर देखो वही न्यूट्रल स्टिमुलस जो बेल थी वो अब कंडीशन रिस्पॉन्स के रूप में नो रिस्पॉन्स से, जबकि बिफोर कंडीशनिंग अगर आप देखें तो नो रिस्पॉन्स था, और वहीं आफ्टर कंडीशनिंग वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स, वो कुछ रिस्पॉन्स करने लगती है, और वो रिस्पॉन्स जो कुत्ता करता है वही कंडीशनिंग बेसिकली कहलाती है। तो इस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग की ये थ्योरी उन्होंने दी थी। अगर हम कंक्लूजन में जाएं तो देयर हैज़ बीन अ एसोसिएशन बिटवीन द बेल एंड फूड, क्योंकि इस थ्योरी में उन्होंने बेल और फूड को दोनों को एसोसिएट करके ये बताया कि अगर हम बेल को किसी एक चीज़ को सुनने से भी, अगर एक स्टिमुलस एक ऐसा आप रखते हो जिसका एसोसिएशन आप किसी एक ऐसी चीज़ से करते हो जो जिसकी कि उसको आदत हो या जो कि उसके लिए नेचुरल हो, तो उसको उसके साथ जोड़ के आप उसको कुछ ऐसी आदत दिलवा सकते हो जो आप उसको लर्न करवाना चाहते हो। तो बेसिकली आफ्टर नंबर ऑफ रेपिटेटिव ट्रायल you can say the sound of clicking metronome caused an increase in the salivation। तो यही चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि बेसिकली लॉज ऑफ लर्निंग या कंडीशनिंग के फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी के रूप में पेवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को जाना जाता है। और यही सब चीज़ें जैसे मैंने आपसे टर्म्स यूज़ किया, चाहे वो UCS और UCR, जैसे मैंने अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के बारे में जैसे मैंने आपसे कहा, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो ये एक छोटी सी कहानी के रूप में मैंने आपको बताया कि कैसे पेवलोव की थियरी जो है कंडीशनिंग करवाने में कितना सहायक होती है। अगर हम देखें प्रिंसिपल्स ऑफ पेवलोव्स थियरीज़ की, इस थियरी में उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को रखा, जैसे प्रिंसिपल ऑफ टाइम कि समय का प्रिंसिपल। अगर आप घंटी बजाने और फूड को रखने का समय में बहुत ज़्यादा गैप रख लेते तो वहाँ पे हो सकता कि कंडीशनिंग वहाँ पे बिल्कुल नहीं हो पाती, मतलब आदत उससे नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन। अब जो दूसरा टर्म है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब आपको लगातार ज़रूर करना होगा। रेपिटेशन भी बेसिकली उसी से रिलेटेड है कि जितना लगातार क्रम में आप करते रहोगे उतना ज़्यादा आपकी कंडीशनिंग होती रहेगी, उतना पुख्ता कंडीशनिंग आपकी जल्द से जल्द होगी और लंबे समय तक बनी रहेगी। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 दिन के लिए होगी तो हो सकता है 1 आध दिन वो करे लेकिन उसके बाद फिर से भूल जाए, लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो आपकी जो कंडीशनिंग है वो लंबे समय तक बरकरार रहेगी। प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशन का मतलब है कि वो सिचुएशन इस तरह की क्रिएट होनी चाहिए कि वो हमेशा एक जैसे सिचुएशन में आप उसको कंडीशन कर रहे हो। अगर कंडीशन चेंज होती रहेगी तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ सम डिस्ट्रक्शन, और वही डिस्ट्रक्शन आपके अधिगम को कम करने में कम करेगा, और वो जो आपको मददगार होना चाहिए था, जो कंडीशनिंग, वो सिचुएशन जो बेसिकली आपको मददगार कर सकती थी कंडीशनिंग की तरफ ले जाने में या उसको लर्न करने के लिए, वहीं आपके लिए वो एक तरह का जो है गलत प्रभाव भी डाल सकती है। प्रिंसिपल ऑफ इनहिबिशन भी यही है कि जब आप अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी कंडीशनिंग में रुकावट डालती है, तो उस बीच किसी और तरह की ध्वनि ना हो, उस बीच किसी और तरह की बेल अगर बजी होती, उस बीच अगर किसी और तरह का नॉइज़ होता, साउंड होता, तो मे बी जो कुत्ता है वो उस तरह का उन उद्दीपन के लिए उस तरह की अनुक्रिया करने में सक्षम नहीं हो पाता। तो ये भी बड़ा ध्यान देना है कि प्रिंसिपल्स, अगर जब आप पेवलोव थ्योरी को अगर आप किसी की कंडीशनिंग को एसोसिएशन के साथ अगर जोड़ना चाहते हो तो वहाँ आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हम एक बहुत कॉमन से एग्जांपल हमेशा देते हैं कि जब भी हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में अगर 3 बेल बजती है तो हमें पता होता था कि ये इस पीरियड का मैथ्स का अगर पीरियड 3 बेल बजने के बाद होता है। तो अगर पूरे महीने और साल भर तक जब इस तरह की कंडीशनिंग होती है तो जब 3rd बेल बजती है हमारे दिमाग में वो टीचर का इमेज एकदम से आ जाता है जो मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह की कंडीशनिंग बेसिकली हमारे साथ भी होती रहती है। या 5 बेल या लंबी बेल जब बज जाती है या कंटिन्यूसली जब बेल बजती है तो हमें पता चल जाता है कि अब जो है जो आपका इंटरवल हो गया है, इंटरवल में आपका सेलिब्रेशन प्रोसेस हमारे साथ भी वो हो सकता है। और जब छुट्टी की बेल होती है तो हमारा जो इमेजेस हैं वो अपना आप बिना सोचे समझे हमारे वो कंडीशनिंग बेसिकली रेपिटेड होने के कारण वो हमारे दिमाग में आराम से रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो यही सब आज इन सब के बारे में बात करना था आपसे। और पेवलोव की थ्योरी के बाद हम कुछ और थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे ऑपरेंट थ्योरी और अदर जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर जो थ्योरीज़ हैं लर्निंग की, उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।